नमस्कार, आप देख रहे हैं देवास प्राइम और मैं हूं प्रवीण आचार्य। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति मुद्दों पर। हमारे साथ में आज राजनीति की चर्चा करने के लिए मौजूद है यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मनीष चौधरी जी। स्वागत है आपका हमारे देवास प्राइम में। हम शुरुआत करते हैं आप ही की राजनीति से। सबसे पहला कदम आपका राजनीति में कब से आपने रखा है? राजनीति में मैं छात्र राजनीति से जुड़ गया था। 2006 में मैं देवास केपी कॉलेज का छात्र संघ अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। उसके बाद 2009 में एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष मनोनीत हुआ। 2011 में मैं 2 साल एनएसयूआई अध्यक्ष रहा। उसके बाद यूथ कांग्रेस लोकसभा का अध्यक्ष रहा पर लगातार 5 साल। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में उसी दौरान 2018 से राष्ट्रीय सचिव बनने का मौका मिला और 2022 में आके मुझे राष्ट्रीय महासचिव बनाया। तो लगातार ये मेरा अभी तक का चक्र रहा है जिसमें मैं लगातार विभिन्न पदों पर संगठन के काम करते हुए राजनीति में अपने आप को मैं रख पाया हूँ। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हुए आपने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। देवास शहर का नाम भी आपने राजनीति में रोशन किया है। हम बात करें मध्य प्रदेश की राजनीति के ऊपर तो 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अपने सिंह लगाए। 15 साल बाद मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाई और 15 महीने भी नहीं चल पाई। क्या लगता है आपको कि इस बार क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी सरकार बना पाएगी? पिछली बार सरकार हमारी बनी, 114 एमएलए हमारे जीत के आए और उस स्थिति में एक एमएलए हमको फिर भी स्पष्ट बहुमत के लिए जो जादुई आंकड़ा था 116 पहुंचने के लिए 2 एमएलए की जरूरत थी हमको। हमारे पास बसपा का, सपा का, निर्दलीय का समर्थन था। ऐसे दौर में लगातार भारतीय जनता पार्टी के पूरी टीम ये सोचती रही कि कहीं ना कहीं किसी को भी तोड़ मरोड़ के हम लोग इस सरकार को डिस्टर्ब करें और ऐसी स्थिति में वो खरीद फरोख्त की राजनीति में कामयाब हुए और भारत के संसदीय इतिहास में, भारत के चुनावी इतिहास में एक काला धब्बा भी जुड़ा कि जब विधायकों की खरीद फरोख्त हो गई। और वैसे भी इस काम करने में भारतीय जनता पार्टी के नेता पारंगत हैं। जैसे गोवा में 2017 के चुनाव में कांग्रेस को बहुमत था लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर गवर्नर ने बजाय कांग्रेस को बुलाने के सीधे सीधे मुख्यमंत्री की शपथ दिलवा डाली और इस तरीके से वो लोकतंत्र की हत्या करने में माहिर हैं। तो एक बार फिर से उन्होंने मध्य प्रदेश में भी अपने इस कृत्य को दोहराया और हमारी सरकार को उन्होंने खरीद फरोख्त की सरकार में सिंधिया जी जिसमें बागी हुए और सरकार गिराने का काम किया। लेकिन चूंकि कमलनाथ जी के काम इतने अच्छे थे, इंदिरा ज्योति योजना के माध्यम से 1 रुपये में 100 रुपये में यूनिट बिजली मिल रही थी, 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली मिल रही थी। किसानों को 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। प्रोफेसर की जो वैकेंसी रुकी हुई थी 3300 प्रोफेसर को पीएससी के थ्रू जो चयनित प्रोफेसर थे उनको डेप्यूट किया। महाकाल लोक की स्थापना की गई, 300 करोड़ का महाकाल लोक जिसको आज मतलब कमलनाथ जी को बुलाना भी मुनासिब नहीं समझा नरेंद्र मोदी जी ने और शिवराज सिंह चौहान जी ने उसके उद्घाटन के अवसर पर, जिसकी नींव कमलनाथ जी ने रखी थी। ऐसे कई बड़े विकास के काम, अशुद्धि के खिलाफ युद्ध आपने देखा होगा। लगातार देवास में भी उस समय के तत्कालीन एसडीएम साहब ने यहाँ पे कार्रवाई की थी। तो लगातार कमलनाथ जी ने आप देखा होगा इंदौर में जिस तरीके से बुलडोजर चले और इस तरीके से उन्होंने माफिया, भूमाफियाओं का खात्मा किया। तो कमलनाथ जी की सरकार शनै शनै बहुत अच्छा काम कर रही थी और उसी में ये डर गए कि कहीं ना कहीं इनके पुराने सारे मुद्दे खुल ना जाए। इन्होंने अपने खरीद फरोख्त की नीति को अपनाया, सरकार गिराया। लेकिन कमलनाथ जी के उन कामों से किसानों के लिए, युवाओं के लिए, समाज के लिए जो जन कल्याणकारी कार्य किए, आज जनता उसको याद करती है, 15 महीने के कार्यकाल को याद करती है। तो आने वाले समय में जो चुनाव 2023 का आने वाला है, हम इस प्रदेश में फिर से स्पष्ट बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और एक अच्छे मध्य प्रदेश की कल्पना, विकसित मध्य प्रदेश की कल्पना और एक प्रभावशाली नेतृत्व तो हमारे प्रदेश को मिलने वाला है। इस लड़ाई को हम लड़ते हुए आगे जा रहे हैं और सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन लगातार आपने जैसे बताया कि खरीद फरोख्त की सरकार बनाई गई, लेकिन कांग्रेस के विधायक यहाँ से वहां गए और बीजेपी की सरकार बन गई। बीजेपी का तो लगातार ये कहना था कि कांग्रेस अपने विधायकों को संभाल ही नहीं पा रही है तो सरकार कैसे चलाएगी। ये तो अब क्या है कि उनको बोलने में आ रहा है 35 करोड़ की बोलियां लगी और ठीक है ना, अपनी अति महत्वाकांक्षा के चलते वो लोग चले गए। तो जिनका हमको आकलन भी हो गया कि कौन सही है कौन गलत है। आज जो खड़ा है, आज क्रीम कांग्रेस खड़ी है, आज ईमानदार कांग्रेस खड़ी है जो किसी झंझावतों में, किसी तूफान से डरने वाली नहीं है। अच्छा, कर्ज माफी की बात करें तो बीजेपी का तो लगातार ये भी आरोप रहा है कि कर्ज माफी के ढकोस लिए दिए गए और सरकार बनाई गई। गलत जो है संदेश पहुंचाया गया कि बहुत सारे कर्जे माफ किए गए। कहां तक सही है? खुद विधानसभा के अंदर कृषि मंत्री कमल पटेल जी ने इस बात को
स्वीकार किया और अपने बयान में जब प्रश्न पूछा गया कि कितने किसानों के कर्जे माफ हुए, तो उन्होंने उसमें बताया कि 27 लाख किसानों का कर्जा कांग्रेस की 15 सरकार ने माफ किया। 2 लाख कर्जा हमने माफ करने की बात की थी। हमने 27 लाख किसानों का, उन किसानों का कर्जा माफ किया जिनका 1 लाख तक का कर्जा था। अगले चरण में 2 लाख का कर्जा माफ होने वाला था। एक बात समझिए, एक सरकार होती है जो पुरानी सरकार की रीति नीतियों को आगे बढ़ाती है। हमारी रीति नीति में हमने आत्मसात किया कि हम कर्जा माफ कर रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी सरकार उस कर्जे को आगे बढ़ा, जो 15 लाख के किसान बचे थे उसको माफ करने में परेशानी थी? हाँ, अगर उनके पास इनकम की बात होती, अगर उनके पास उनकी भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए कुछ काम होता तो वो कर सकते थे। किसान के साथ खड़े नहीं होंगे। किसान के साथ खड़े होने के लिए कांग्रेस ही है। 2008 में बिना किसी घोषणा के 72,000 करोड़ का किसानों का कर्जा माफ किया था। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था मैं फसल दोगुनी आय कर दूंगा। मैं शिवराज सिंह चौहान जी रोज किसान पुत्र की बात करते हैं, कहते थे कि मेरी सरकार होगी तो मैं किसान का कचरा भी खरीद लूंगा, मिट्टी भी खरीद लूंगा। आज देखने को मिलता है किसानों को लाठी और डंडे देते हैं। कर्जा माफ हुआ, खुद कृषि मंत्री ने उसको स्वीकार किया और उसको इनको आगे बढ़ाना चाहिए। उद्योगपतियों का, बड़े बड़े उद्योगपतियों का, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, माल्या भाग जाते हैं, उनका एनपी हो जाता है, लेकिन किसान का कर्जा माफ नहीं कर सकते लोग। 2 लाख का किसान का कर्जा माफ करने में परेशानी हो रही है। सोचना चाहिए, अन्नदाता है और वो जो किसान जो खेत के अंदर भरी बारिश में, भरी ठंड में, भरी गर्मी में रहता है, जो देश का अन्नदाता है, उसके लिए एक असंवेदनशील सरकार है। वो आपने दिल्ली में लगातार आंदोलन चलते हुए देखा कि दिल्ली में क्या हालात हुए। किसानों को दिल्ली के अंदर प्रवेश करने के लिए बैरिकेड्स लगा दिए गए, कील ठोक दी गई, ट्रैक्टर चलने नहीं लगे। तो ऐसे लोगों से हम क्या उम्मीद करेंगे? हम लोग किसान की बात करते हैं, साथ खड़े होते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, साथ खड़े होते हैं और उनके हक के लिए लड़ते हैं। और इसीलिए मैं बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में 2023 में कांग्रेस सरकार की बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। लेकिन देखा जाए तो उपचुनाव हुए, उपचुनाव में भी फिर आपकी सरकार जो है सफल नहीं हो पाई। देखा आपने उपचुनाव में मुख्यमंत्री जी खुद किस तरीके से उपचुनाव में, क्योंकि सरकार लड़ी ना, उपचुनाव सरकार लड़ी, भारतीय जनता पार्टी सरकार थी। हमारे हटपीपा में उपचुनाव हुआ, पैसे को पानी की तरह बहाया गया, वोटर खरीदे गए। तो उपचुनाव तो बाहुबल और धनबल का होता है, जिसमें बाहुबल भी सरकार का होता है, धनबल भी सरकार का होता है। सारे अधिकारी प्राइवेट एजेंसी के रूप में, सरकार की एजेंसी के रूप में काम करते हैं। हमने कई अधिकारियों को ट्रेस भी किया जिन्होंने सीधे सीधे कार्यकर्ताओं को बीजेपी का कार्यकर्ता बन के काम किया। तो उपचुनाव को हम नहीं मानते, हम तो आम चुनाव की बात करते हैं। पहले भी जीते थे 2018 में भी, और फिर जीतेंगे। राहुल गांधी लगातार यात्रा कर रहे हैं, तो क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस सरकार को इससे कोई फायदा होगा? पूरा फायदा होगा। राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से यात्रा करके अभी पंजाब पहुंचे। राहुल गांधी जी ने शोषित, पीड़ित, वंचित हर तबके से खुल के मिल रहे हैं, लगातार पैदल चल रहे हैं, पूरे देश में कल्चर को आत्मसात कर रहे हैं अपने अंदर। हर जगह का अलग कल्चर देखने को मिल रहा है, वहाँ की परिस्थितियाँ देखने को मिल रही है, वहाँ की कृषि देखने को मिल रही है, वहाँ की अर्थव्यवस्था देखने को मिल रही है। राहुल गांधी जी पूरे देश को जान चुके हैं और आज उनका जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया था कि वो एक लंबा अमाउंट, हजारों करोड़ का अमाउंट उन्होंने राहुल गांधी जी की छवि को धूमिल करने में किया था, खर्च किया था। आज राहुल गांधी जी की इस यात्रा ने, आज भारतीय जनता पार्टी का भी एक आम कार्यकर्ता कहता है कि राहुल जी ने गजब कर दिया। जिस तरीके से वो चल रहे हैं, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से वो बात कर रहे हैं, उनका आत्मविश्वास और उनका व्यवहार देख के लग रहा है कि वो ही इस देश के नेता है और प्रदेश में उसका फर्क पड़ेगा। अब हम बात करेंगे खातेगांव विधानसभा की, तो आपकी मौजूदगी काफी दिखाई दे रही है वहां पर, आप काफी अलर्ट हैं वहां पर इस वक्त। क्या चुनाव में लड़ने की तैयारियां हैं? अभी संगठन चुनाव हुए थे कांग्रेस पार्टी के, जिसमें मैं खातेगांव से पीसीसी मेंबर बना हूं। और रही बात चुनाव लड़ने की, तो पिछले 25 वर्षों से खातेगांव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, लेकिन खातेगांव क्षेत्र विकास से अछूता है। सबसे बड़ी बात देखने को मिलती है कि खातेगांव क्षेत्र से माँ नर्मदा का पानी निकल के शाहजहाँपुर जिले में पहुंचता है, सीहोर जिले में पहुंचता है और देवास के भी अन्य क्षेत्रों में आता है। लेकिन खातेगांव के क्षेत्र में ही 122 गांव छोड़ दिए गए हैं, विधायक की उदासीनता है। वहाँ पे नेमावर माँ नर्मदा का नाभि कुंड है, नेमावर एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होना चाहिए था। आज वहाँ पे इंडस्ट्रीज, क्योंकि काफ़ी अच्छा कृषि का क्षेत्र है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छा हो सकता था, पानी की बहुतायत है। लेकिन ऐसे दौर में आज पिछले 25 वर्षों में वहाँ पे कोई विकास ऐसा हो नहीं पाया। मेरी सोच है, मेरी मंशा है कि मैं हमेशा जनता के हित के मुद्दे उठाता आया हूँ, चाहे मैंने भूख हड़ताल की हो किसानों के जायज़ मांग को लेके, चाहे युवाओं के बेरोजगारों को लेकर लगातार मैंने आंदोलन किए हैं और नगर निगमों के मुद्दे उठाए हैं, छात्र राजनीति से लगातार लड़ता आ रहा हूँ।
तो एक लंबा समय हो चुका है राजनीति में, तो सोच रहा हूँ कि एक बार चुनाव भी लड़के देखा जाए और सकारात्मक दृष्टि से, सकारात्मक सोच के साथ, उन्नत सोच के साथ मैं मैदान में रहता हूँ हमेशा। तो जनता समर्थन देगी, प्यार करेगी, टिकट मिलेगा तो चुनाव लड़ूंगा। वैसे भी कमलनाथ जी ने कहा है कि जो सर्वे में टॉप पे आएगा टिकट उसी को मिलेगा, तो हम उस सर्वे पे विश्वास करते हैं। कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं, तो सर्वे में अगर नाम आता है और पार्टी योग्य समझती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। क्या लगता है इतनी बड़ी गुटबाजी के चलते कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार बनाना, क्योंकि पहले भी गुटबाजी के चलते ही एक सरकार, कोई गुटबाजी नहीं है। कमलनाथ जी हमारे नेता हैं, दिग्विजय सिंह जी, पचौरी जी, सभी, अरुण यादव जी, सज्जन वर्मा जी, सभी उनको अपना नेता मानते हैं। लेकिन मनीष जी, मैं आपको बताता हूं कि जनता के मुंह से भी ये सुना गया है कि कांग्रेस लगातार गुटबाजी के चलते कई सारे चुनाव जनता के मुंह से नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की र्यूमर फैमिली है जो लगातार अफवाह फैलाती है कि उनका काम सिर्फ ये है कि कांग्रेस को कैसे भी डिस्टर्ब करो, कांग्रेस के नेताओं की बात करो। ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस एकजुट है, साथ में लड़ेगी और बिना किसी गुटबाजी के इस बार सर्वे के आधार पर टिकट भी सबको मिलेंगे। बिना किसी गुटबाजी के अपने मुद्दों पे मूल्य आधारित राजनीति करेंगे, मुद्दा आधारित राजनीति करेंगे। क्या कर पाएंगे, क्या वचन देंगे, उसको निभाने की राजनीति करते आए हैं, करेंगे और सरकार बनाएंगे। विधानसभा के चुनाव के बाद लोकसभा के चुनाव हुए, क्या लगता है इस बार लोकसभा के चुनाव में भी आपको अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिलेगा। जिस तरीके से राहुल गांधी जी को यात्रा चल रही है, कन्याकुमारी से कहा गया कि केरल में यात्रा फेल हो जाएगी, केरल से आगे निकले तो कहा कि अब तमिलनाडु में फेल हो जाएगी, तमिलनाडु से आगे निकले तो बोले कर्नाटक में फेल हो जाएगी, कर्नाटक से आगे आया तो महाराष्ट्र में फेल हो जाएगी, महाराष्ट्र में फिर से आगे निकल गया तो बोले अब तो हिंदी भाषी क्षेत्र आ गया, अब तो बिल्कुल चलेगी नहीं। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में तो 2-2 लाख की भीड़ इकट्ठी हुई। उसके बाद दिल्ली से अभी हरियाणा पहुंच के पंजाब पहुंची है। पूरे देश में राहुल गांधी जी की सोच, राहुल गांधी जी का जो विजन उन्होंने देखा है, जो उनकी सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, सभी धर्मों को, सभी किसको लेके चलने की सोच रखी है। आम आदमी कैसे क्रय शक्ति उसकी बढ़े, कैसे अर्थव्यवस्था पे हमारी बात हो, उन सभी मामलों में वो पारंगत हैं। अपनी सोच आज आम आदमी तक उनकी पहुंच पा रही है। तो आने वाला चुनाव, जैसे कि कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, 400 सिलेंडर 1100 पहुंच गया, सब्सिडी हमारे पास आती नहीं है। तो क्रूड ऑयल का रेट कम होने के बावजूद भी पेट्रोल डीजल के भाव आसमान छू रहे हैं, महंगाई चरम पर है। और हर मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो स्वर्णिम भविष्य की बात करते थे, ये रातों रात नोटबंदी ले आए, कितने आतंकवादी पकड़े गए, कितने संगठन की बात सामने आ गई, गब्बर सिंह टैक्स लेके आ गए, जो आज एक आम आदमी, एक आम व्यापारी के लिए बड़ी मुश्किल साबित हो रही है। तो हर मोर्चे पर फेल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आज जनता उसको जान चुकी है, जो हर मोर्चे पर फेल है। और राहुल गांधी जी पे सबका विश्वास जा रहा है। निश्चित रूप से आने वाले समय में 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी को झटका लगेगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार इस देश के अंदर काबिज होगी, क्योंकि उन्होंने, चाहे इतिहास को देख लें, एम्स, IIT, जो हमने विकास के काम किए, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति के माध्यम से कंप्यूटर युग हम लेके आए, कंप्यूटर क्रांति हम लेके आए, जो कांग्रेस पार्टी ने विकास के काम किए, उस विकास के काम को बेचकर वो अपना काम चला रहे हैं। LIC बेच दो, रेलवेज बेच दो, एयरपोर्ट बेच दो, जो मिले बेच दो, लाल किला बेच दो, सब कुछ बेच दो और बेच के पैसा ले आओ। तो ये तो वो हो गया कि एक पिता ने जो सब संपत्ति तैयार करी, नालायक बेटा जो कुछ नहीं करता वो उसको बेच के अपना काम चला रहा है। ये देश की स्थिति बनी हुई है और इसलिए लोगों का विश्वास फिर कांग्रेस की ओर आ रहा है। इतना तो आपने बताया कि बहुत सारी चीजें बिक गई हैं, जनता को भी तो समझ में आना चाहिए। यूपी के चुनाव कुछ और, नतीजा कुछ और है, गुजरात के चुनाव का नतीजा कुछ और है, विधानसभा के चुनाव मध्य प्रदेश में आने वाले हैं, उसके बाद लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। आप तो मुझे ये बताइए कि मध्य प्रदेश में आपको कितनी सीटें प्राप्त होगी और लोकसभा में आपको कितनी सीटें मिल पाएगी? अभी हम विधानसभा की बात कर लेते हैं, क्योंकि पहला शॉर्ट टर्म गोल हमारे सामने यही है। तो मध्य प्रदेश में इस बार आप विश्वास मानिए 160 प्लस सीट हमारी आने वाली है। कमलनाथ जी ने एक अच्छी व्यूहरचना तैयार की है। कमलनाथ जी ने संगठन की मजबूत भूमिका तैयार की है। जिले के नीचे ब्लॉक, ब्लॉक के नीचे मंडल, मंडल के सेक्टर, सेक्टर के बाद बूथ स्तर पे आज हमारा कार्यकर्ता तैयार हो चुका है। आज हम इलेक्शन मोड में है, इलेक्शन कभी भी करवा दें, आज हमारे पास मंडल, सेक्टर, बूथ की टीम तैयार है। कमलनाथ जी के कुशल नेतृत्व में जिस तरीके से छिंदवाड़ा मॉडल उन्होंने तैयार किया है, आज उन्होंने पूरे प्रदेश में इस मॉडल को तैयार करके जिला कांग्रेस अध्यक्षों के माध्यम से एक मजबूत कांग्रेस की आर्मी तैयार कर दी है, जो अपने बूथ पर लड़ने को तैयार है। इसलिए आने वाले समय में
160 प्लस हमारा दावा है, जो कमला जी करते हैं वो हम पूरा करेंगे, सब मिलकर काम करेंगे। और लोकसभा की बात करें, लोकसभा में निश्चित रूप से यही टीम काम करेगी। पहले हम सरकार प्रदेश बनाएंगे और उसी के लाभ लेते हुए, उसी अच्छे काम करते हुए, अपनी घोषणाओं को अगले 4-6 महीने में और दिखाते हुए, जो उसका पालन करते हुए, अपने वचन पत्र के ऊपर अमल करते हुए हम लोग 29 में से कम 20 सीट जीत के लोकसभा में भेजेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ यूथ कांग्रेस के राष्ट्र महासचिव मनीष चौधरी जी, जिनका कहना है कि इस बार कांग्रेस सरकार हम स्पष्ट बहुमत से मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाएंगे और लोकसभा में भी लगातार प्रयास करते हुए स्पष्ट बहुमत के साथ अपनी सरकार बना करके भारत देश में कांग्रेस का परचम लहराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।